हमारे वैदिक परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी आपको ये स्लॉटर हाउसेस का कंसेप्ट नहीं मिलेगा। स्लॉटर हाउसेस विच आर इरेक्टेड फॉर बूचरिंग द कैटल फॉर डेली कंजम्पशन, ये जो एक कंसेप्ट है कि खाने के लिए जानवरों को हर दिन मारा जाएगा, ये कंसेप्ट हमारे यहाँ बिल्कुल ही एक एलियन परंपरा था। और इसका शुरुआत तब हुआ जब बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में सिराजुद्दौला को हराकर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया। उसने 3 साल के अंदर अंदर 1760 में पहला स्लॉटर हाउस बंगाल में एस्टैब्लिश किया, जिसका उस जमाने में कैपेसिटी 30,000 कैटल पर डे था। मतलब 30,000 कैटल को पर डे मारा जा सकता था। और 1910 आते आते हम देखते हैं कि जहां जहां पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिश हुकूमत कायम हो चुका था, और खास तौर पे जो ब्रिटिश रेसिडेंसीज थे जैसे कि बंगाल, बॉम्बे और मेड्रास और बाकी जगहों पर भी, वहां पर 350 स्लॉटर हाउसेस इरेक्ट कर दिए गए ब्रिटिश के द्वारा। कारण ये कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हैबिचुअली बीफ ईटर्स थे। लेकिन ये जो कंसेप्ट था कि गायों को मारने का जो कंसेप्ट था, वो हमारे यहाँ एक धार्मिक टैबू था। हमारे संस्कृति में गाय को एक बहुत ही पवित्र स्थान दिया गया है और गायों को देवतुल्य माना गया है। और आप देखेंगे कि हमारे ऋग्वेद में, हमारे अथर्ववेद में, यजुर्वेद वगैरह में गायों के लिए बहुत सारी ऋचाएं क्रिएट की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि गाय जो है वो अघन्या है। अघन्या माने जिसका वध नहीं किया जा सकता है। अदिति है माने जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है। और यजुर्वेद वगैरह में तो राजा को ये कहा गया है, मतलब ये डिक्टेट किया गया है कि अगर कोई आदमी गाय को हानि पहुंचाता है तो उस आदमी का सर राजा धड़ से अलग करवा दे, यानी उसको प्राण दंड दे दे। श्रीमद् भागवत महापुराण को जब आप पढ़ेंगे तो उसके 3 स्कंद के 16वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान महाविष्णु कहते हैं कि ब्राह्मण, गाय और असहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं, मेरे ही शरीर के अंग हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस विच वाज अटैच्ड टू कॉ इन आवर रिलीजियस टेक्स्ट। और आपको वो स्टोरी तो पता ही होगा कि जब महर्षि विश्वामित्र, जो कि पहले राजा विश्वामित्र थे, वो जब वशिष्ठ से उनकी नंदिनी जो गाय थी, जो कि कामधेनु थी, उसको प्राप्त करना चाहते हैं और वशिष्ठ उसको देने के लिए इनकार कर देते हैं, तो कैसे फिर युद्ध होता है और कैसे वशिष्ठ से हार जाते हैं विश्वामित्र अपने पूरे सैनिकों के साथ में। और वो कहते हैं कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलह, यानी कि धिक्कार है क्षत्रियों के बल पे, क्योंकि असल बल तो ब्राह्मणों के पास ही है, उनका ब्रह्म तेज। और फिर वो तपस्या के लिए निकल जाते हैं और वो राजर्षि बनते हैं, फिर वो ब्रह्मर्षि बनते हैं, और कैसे वो हमारे ऋग्वेद के दृष्टा बनते हैं और गायत्री मंत्र के भी दृष्टा बनते हैं। और दूसरा स्टोरी आपको रघुवंश महाकाव्य में मिल जाएगा, जो कालिदास द्वारा रचित है, और उसमें वर्णन है कि कैसे राजा दिलीप, जो कि हमारे श्री राम के पूर्वज थे, उनको पुत्र नहीं हो रहा था। तब वशिष्ठ कहते हैं कि तुम नंदिनी का सेवा करो, वही जो गाय थी नंदिनी कामधेनु, उसका सेवा करो, और हो सकता है कि उसके प्रसन्न होने पर तुम्हारा ये जो पुत्र का कमी है ये पूरा हो जाएगा। और वो चक्रवर्ती सम्राट दिलीप हर दिन नंदिनी को लेके जंगल में जाया करते थे, उसको चराते थे। और एक दिन जब एक शेर नंदिनी को खाना चाहता है तो कैसे दिलीप अपने आप को उसके हवाले करने को तैयार हो जाते हैं, और वो शेर को कहते हैं कि आप मुझे खा लीजिए लेकिन इस गाय को छोड़ दीजिए। हालांकि बाद में पता चलता है कि नंदिनी दिलीप का परीक्षा ले रही थी, और कैसे फिर उसके बाद में उनको रघु नाम का एक पुत्र होता है, जिससे कि रघुकुल, भगवान श्री राम के कुल का नाम उनके ऊपर में रखा जाता है। तो आप अगर किसी भी एंगल से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गाय को एक बहुत बहुत ही पवित्र पेडेस्टल दिया गया है, इक्विवेलेंट टू देवता। और हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें पंचगव्य का क्या इंपॉर्टेंस है ये हर हिंदू जानता है। और आयुर्वेद में भी पंचगव्य का क्या प्रधानता है ये भी ज्यादातर लोगों को पता है। और आप देखेंगे कि इसी सब कारणों से 1893 में एक बार एक आंदोलन शुरू हुआ गाय हत्या को रोकने के लिए, और लेकिन वो सफल नहीं हो सका। और उसके बाद में जब ये फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उस समय में भी ये जो एक थीम था
कि गाय का रक्षा होना चाहिए, ये थीम बहुत ही प्रोमिनेंट था, लेकिन कांग्रेस के एजेंडा में ये कभी भी शामिल नहीं रहा था, क्योंकि यूं भी कांग्रेस का स्थापना किया था A.O. ह्यूम ने, जो कि खुद एक ब्रिटिशर था, और कांग्रेस हमेशा ही ब्रिटिश के एक सेफ्टी वाल्व की तरह इस्तेमाल हुआ करती थी। जब बहुत ज्यादा टेंशन पूरे देश में किसी भी टॉपिक पे व्याप्त हो जाता था, तो कुछ बहुत ही तुच्छ मांगों को पूरा कर दिया जाता था कांग्रेस के माध्यम से, और कांग्रेस का बस यही काम था कि ब्रिटिशर्स का चापलूसी करते रहें और सत्ता का भोग भोगते रहें, जो वो अभी हाल फिलहाल तक करते चले आ रहे थे। तो कांग्रेस के एजेंडा में ये सब कभी भी शामिल नहीं था। हालांकि गांधी जी जो थे वो बहुत सारे पब्लिक मीटिंग्स में ये कहा करते थे कि अगर कोई हिंदू तिलक लगाता है या वो अपने कास्ट बेस्ड रिचुअल्स को या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है या फिर वो मंत्रों का जाप करता है, इससे अच्छा ये है या इससे बढ़ के ये है कि वो किसी गाय का रक्षा करे। लेकिन उनका ये सुर जो 1945 तक यही सुर था, वो सुर अचानक से 1947 में बदल गया। 1946 में ही हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, और 1948 में ठाकुर दास भार्गव ने जब कॉ स्लॉटर पे बैन के लिए बिल पेश किया, तो उस समय में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें दो लोगों ने जो आर्गुमेंट में भाग लिया था, जहीरुल हसन लारी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, वो इस मत के थे कि अगर हिंदूज के लिए गाय पवित्र है तो एक पैन इंडिया यानी कंप्लीट भारतवर्ष में ये कानून बना दिया जाना चाहिए कि कॉ स्लॉटर को बैन किया जाता है और इसको फंडामेंटल राइट्स में एन्यूमरेट कर दिया जाना चाहिए। मतलब कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो इस मत के थे कि इंडिया में कॉ स्लॉटर को टोटल बैन कर दिया जाना चाहिए, कंप्लीट भारत में वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए, और इसको फंडामेंटल राइट में इसको एन्यूमरेट किया जाना चाहिए, ताकि अगर इसका उल्लंघन हो तो हमारे हाई कोर्ट्स और हमारे सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले सके, कॉग्निजेंस ले सकें। लेकिन उस जमाने में भी कांग्रेस के जो लोग थे वो पीछे हट गए और उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, और फाइनली हम देखते हैं कि बहुत ही जद्दोजहद के बाद इसको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के साथ में बहुत ही वेग तरीके से, उसमें भी कोई क्लियर कट बातें नहीं कही गई हैं कॉ स्लॉटर को प्रोहिबिट करने के लिए, और एक बहुत ही वेग तरीके से एनिमल हस्बेंड्री और फिर एग्रीकल्चर और साइंटिफिक टेम्पर वगैरह सबके साथ में एक आर्टिकल 48 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एन्यूमरेट कर दिया गया, और इस पे कानून बनाने का जो हक है वो स्टेट्स को दे दिया गया। इसको स्टेट लिस्ट जो है 7th शेड्यूल का, उसके 15th एंट्री में इसको शामिल कर दिया गया। यानी कि कांग्रेस ने जानबूझ के इस तरीके का एक प्रावधान किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको डाल दिया ताकि ये कोर्ट्स में एनफोर्सिएबल ना हो सके, मतलब कोर्ट्स इसका संज्ञान डायरेक्टली ना ले सके, और स्टेट्स को ये अधिकार दे दिया गया कि वो कॉ स्लॉटर को प्रोहिबिट करने के लिए कोई कानून बनाएं या ना बनाएं। और हम देखते हैं कि फाइनली आप देखेंगे कि हमारे देश के 3/4 स्टेट्स ने कॉ स्लॉटर प्रोहिबिट करने के लिए बहुत सारे कानून बना रखे हैं, लेकिन उन कानून का कोई भी प्रैक्टिकल वजूद नहीं है, और हर दिन कॉ स्लॉटर होते हैं हमारे देश में। बफेलो ऑक्स के साथ में गायों को भी काटा जाता है, वो भी बहुत बड़े तादाद में काटा जाता है, और ये इसलिए कि उस कानून में इतना सारा लूप होल्स है कि अगर आप फिट फॉर स्लॉटर एक सर्टिफिकेट आप दे दीजिए तो गायों को आप आराम से काट लीजिए, और यही आज हो रहा है। और बाकी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, जिसमें कि प्राइमरीली केरला, वेस्ट बंगाल और हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स जैसे कि मिजोरम, नागालैंड वगैरह, वहां पर तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कांग्रेस की वजह से ही हमारे देश में कॉ स्लॉटर पे एक पुख्ता पैन इंडिया कानून नहीं बन सका, वरना उसी समय में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल राइट में ही कॉ स्लॉटर को प्रोहिबिट कर दिया जाता। लेकिन कांग्रेस की वजह से ऐसा हो नहीं सका, और कांग्रेस यहीं पे नहीं रुकी। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बहुत ही वेग तरीके से गाय के बारे में बात किया गया, तो भी उनको संतुष्टि नहीं हुआ, और वो दिसंबर 1950 को ही नेहरू लेड गवर्नमेंट जो था यूनियन का, उन्होंने स्टेट्स को ये चिट्ठी लिखा
कि आप कॉज स्लॉटर पे पूरी तरह से बैन मत लगाइएगा, क्योंकि जो बूढ़ी गायें होती हैं या फिर जो बूढ़े जानवर होते हैं, उनका जो चमड़ा होता है उसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस नहीं मिलता है। इसीलिए जब गायों को काटा जाता है और उससे जो चमड़ा बनता है वो एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का उम्दा चमड़ा होता है और इससे हम इंटरनेशनल मार्केट में रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित कहलाने के तो बिल्कुल ही लायक नहीं थे और उनका पता नहीं जो भी मंतव्य रहा होगा, लेकिन वो कॉज स्लॉटर के बहुत बड़े सपोर्टर थे और मुझे लगता है कि वो ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा बड़े सपोर्टर थे और वो हमेशा ये चाहते थे कि कॉज स्लॉटर इस देश में बरकरार रहे। कारण क्या था ये तो वही जाने, लेकिन उनका यही स्टैंड था। और हम देखते हैं कि जनरल सेंटिमेंट को देखते हुए फिर से 1955 में उन्हीं के एक कांग्रेसमैन सेठ गोविंद दास ने एक बिल पेश किया फिर से कॉज स्लॉटर को बैन करने के लिए। और उस समय नेहरू को ऐसा लगा कि शायद रिलीजियस सेंटिमेंट में बह के ये कानून बन जाएगा। तब उन्होंने सारे कांग्रेसमैन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर ये कानून बन जाता है, मतलब ये बिल अगर कॉज स्लॉटर बैन करने के लिए ये बिल अगर पास हो जाता है तो मैं प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दूंगा। और उस जमाने में उनका एक रुतबा था और लोग नहीं चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रिजाइन करें और फाइनली हुआ ये कि पार्लियामेंट में ये बिल धराशायी हो गया। और इस तरीके से आप शुरू से ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो मुस्लिम्स थे या ब्रिटिशर्स थे वो कम दोषी हैं इस चीज के लिए कि आज हमारे देश में कॉज स्लॉटर हो रहे हैं। इसके लिए जो टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गांधी को और कांग्रेस को जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे साधु संतों के इतने बलिदान के बाद भी हमारा जो ये गो रक्षा कानून है वो हमारे देश में नहीं बन सका, जबकि मेजॉरिटी हमारे देश में हिंदुओं का है जिनके लिए गाय एक बहुत ही पवित्र स्थान रखती है। और इस सब के लिए कसूरवार कौन है? तो कसूरवार है कांग्रेस, जिन्होंने इस तरीके का ही एक रुख अपनाया हुआ है, जिसका कारण क्या है वो तो ईश्वर ही जानते हैं। लेकिन उससे भी आश्चर्य ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, ये 10 सालों से पावर में बने हुए हैं और पिछले बार तो इनके पास में बहुत ज्यादा ही बहुमत था जब ये आर्टिकल 370 को हटा सकते थे। तो क्या ये गो रक्षा के लिए कानून नहीं बना सकते थे? जरूर बना सकते थे, लेकिन इन्होंने भी ऐसा किया नहीं। और हमारे देश में आज भी स्लॉटर हाउसेस, बूचर हाउसेस चलते हैं जिसमें हर दिन हजारों लाखों गायों को कत्ल कर दिया जाता है और इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। आज हमारा जो इंटरनल मतलब डोमेस्टिक जो बीफ कंजम्पशन है उसमें हम दुनिया में 7वें नंबर पे आते हैं और हमारा जो एक्सपोर्ट है बीफ का उसमें हम दुनिया में 5वें नंबर पे आते हैं। 20% ऑफ द बीफ हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। क्यों? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो लानत है, धिक्कार है ऐसे रेवेन्यू पे जो एक तो जानवरों के वध से आता है और दूसरा ये कि गाय के वध से जो रेवेन्यू कमाया जा रहा है। क्या हो गया है योगी को या क्या हो गया है मोदी को ये तो पता नहीं, लेकिन आज भी स्थिति वही है जो आज से इतने साल पहले जब रॉबर्ट क्लाइव ने पहला स्लॉटर हाउस एस्टेब्लिश किया था, उसी तरीके का माहौल आज भी बना हुआ है और ये बहुत ही घृणित है हम हिंदू समाज के लिए। कांग्रेस का या यूं कहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जो एजेंडा था कि हमारे देश में कॉज स्लॉटर बरकरार रहे, चलता रहे और कोई भी कॉज स्लॉटर बैन पे कानून ना बन सके, इस एजेंडा को उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी ने बादस्तूर कायम रखा। 1966 में जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो कि उस जमाने में प्रधानमंत्री थे, उनका ताशकंद में हत्या कर दिया गया था और प्रधानमंत्री का पद वेकेंट हो गया था, तो उस पद के बहुत प्रबल दावेदार माने जा रहे थे मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे साधु संतों को विजिट किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने करपात्री जी को ये वचन या आश्वासन दिया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो कॉज स्लॉटर पे पूरी तरह से बैन लगा देंगे इस देश में। लेकिन जब वो बन गई प्रधानमंत्री तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
और तब हमारे देश के साधु संतों को ऐसा लगा कि अगर एक बहुत ही भीषण आंदोलन नहीं किया जाएगा तो गो रक्षा हमारे देश में नहीं हो पाएगा, और इसके लिए उन्होंने फिर से एजिटेशन करना शुरू कर दिया। इसी बीच जयप्रकाश नारायण ने पब्लिक सेंटिमेंट को, या यूं कहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट को देखते हुए इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखा कि आपको गो रक्षा के लिए कानून पास कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक सिंपल विषय नहीं है, इसमें हमारे देश के रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और ये काम जरूर होना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 7 नवंबर 1966 को हमारे बहुत सारे जो साधु संत थे वो पार्लियामेंट के सामने इकट्ठा हो गए और उन्होंने वहां पे धरना प्रदर्शन किया। और उस समय में एक आर्य समाजी स्वामी रामेश्वरानंद ने भाषण दिया और साधु संतों को उन्होंने ये कहा कि हमें पार्लियामेंट के अंदर चलना चाहिए ताकि इन लोगों को झकझोरा जा सके, नींद से उठाया जा सके, ताकि हमारे देश में गोरक्षा के लिए कानून बन सके। और साधु संतों ने ऐसा ही किया, वो पार्लियामेंट के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। जब उनके ऊपर में लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया और फाइनली गोली चलाया गया, और उसमें बहुत सारे जो साधु संत थे निहत थे वो मारे गए। हालांकि ऑफिशियल जो डेटा है वो तो यही कहता है कि सिर्फ 10 ही साधु मारे गए थे, लेकिन अनऑफिशियल डेटा 2000-3000 साधुओं के मरण का डेटा है। और उस समय में करपात्री जी महाराज बहुत ज्यादा ही खफा हो गए थे और वो रोते हुए साधु संतों के लाशों को उठा रहे थे। और उस समय में उन्होंने इंदिरा गांधी को ये श्राप दिया था कि जैसे ही तुमने साधु संतों का गोली मारकर हत्या करवाया है उसी तरीके से तुम्हारा भी नाश होगा। और हम देखते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 को वो गोपाष्टमी का ही दिन था जिस दिन इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया गया था।